बेहद स्वागत है जी आप सभी स्टूडेंट्स का। हितेश चन्ना जी हमारे साथ मौजूद हैं जो फ्रंटेरा इमिग्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। बेहद ख़ास टॉपिक है, सिर्फ वही स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम को सुने जिनको कनाडा में सिर्फ पढ़ने के लिए जाना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका टारगेट सिर्फ पढ़ाई है, उसके बाद है काम। सो वो पहले सिर्फ एजुकेशन के लिए कनाडा में जाना चाहते हैं। और कई ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको लगता है कि सरकारी कॉलेज के लिए वो एलिजिबल नहीं है, सरकारी कॉलेज में उनका प्रोफाइल शायद उनको रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा। उनके लिए क्या ऑप्शन है कनाडा में? अगर प्राइवेट कॉलेज स्टूडेंट्स ने चुनना है कनाडा में, तो कौन से प्राइवेट कॉलेज चुने जाएं और कौन से स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेज चुने? ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पे खुल के डिबेट होनी चाहिए और इसी पे आज बात करेंगे। हितेश चन्ना हमारे साथ हैं। हितेश जी आपका स्वागत है। नमस्कार जी। हितेश जी पहले तो आप मुझे एक फ़र्क समझाइए ज़रा, सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों में जैसे आपका एक्सपीरियंस है, किस तरह के स्टूडेंट्स अप्रोच करते हैं? प्राइवेट कॉलेजेस में आमतौर पर कैसे स्टूडेंट्स जाते हैं और सरकारी कॉलेजेस में कैसे स्टूडेंट्स जाते हैं? मैं पैन इंडिया की बात कर रहा हूँ, सिर्फ पंजाब की नहीं। इसमें अगर हम बात करें एक स्टूडेंट की, नॉर्मली जैसे स्टूडेंट अप्लाई करता है और उसमें डिपेंड करता है कि उसकी प्रोफाइल एक्चुअल में है क्या। अब जैसे कुछ हाईली क्वालिफाइड बच्चा होता है जिसके एकेडमिकली भी अच्छे हैं और आईएलटीएस स्कोर भी काफ़ी अच्छा है, देन वो चूज़ करते हैं कि हमें सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। बट कई बार ऐसा होता है कि कुछ सीट्स ऐसे होते हैं सरकारी कॉलेजेस में जिनमें अवेलेबिलिटी नहीं होती। अब सपोज करो अभी हम जैसे मई इनटेक और सितंबर इनटेक की बात करते हैं, तो इसमें जैसे मई इनटेक ऑलमोस्ट फुल हो चुका है, अब तो सिर्फ फाइलें उनकी लॉजमेंट होनी है। तो अब जैसे सितंबर इनटेक है उसमें भी सीट्स कुछ में ओपन हो चुकी हैं या कुछ क्लोज होने वाली भी होंगी और जो अभी कुछ ओपन भी होंगी। बट ऐसे में बच्चे का मेन कंसर्न ये होता है कि सर मैं 8 महीने या 10 महीने वेट क्यों करूँ। एक्चुअल में वो भी राइट है कि अगर हम उससे 8 महीने 10 महीने अगर वो बोलता है कि सर मेरे को तो वेट करना पड़ेगा ये, या अगर प्रोसेस वो पहले शुरू करवा देते हैं, आज की डेट में प्रोसेस शुरू करवा देते हैं, बट कहीं ना कहीं उसको 2 महीने 3 महीने बाद ऑफर नहीं आया, कुछ भी हो सकता है क्योंकि सरकारी कॉलेज में एक दिन में सीट खुलेगी और वो शायद नेक्स्ट डे तक फुल भी हो जाएगी। हालांकि ऐसे में ऑप्शंस बच्चों के पास ये आ जाता है कि वो सिर्फ एक सरकारी को प्रेफरेंस ना रख के प्राइवेट भी चूज़ कर सकता है अगर उसका फोकस जैसे मेन स्टडी करना ही है। वैसे हमारे इंडिया में जितने भी बच्चे जाते हैं उनका फोकस स्टडी करना ही होता है, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो हमें बाहर भेज दो, बस हमें बाहर जाना है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि देखो अगर आप एक मोटिव लेके चल रहे हो अपनी लाइफ का, आपने लाइफ में ग्रो करना है, तो उस केस में जो आपकी स्टडी है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि आज की डेट में पढ़ा लिखा बंदा ही सक्सेसफुल होता है। अगर एक प्राइवेट कॉलेज में रिक्वायरमेंट कम है, अगर आपको उसमें कम स्कोर में और कम परसेंटेज में आपको एडमिशन मिल जाता है, तो देन आपको वो चूज़ करना चाहिए क्योंकि आपका फोकस स्टडी करना है वहाँ पे। आपका फोकस ये नहीं है कि आपको स्टडी के बाद वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा और फिर आप उसको आगे करवाओगे, फिर देन उसके बाद आगे आप पीआर फाइल करोगे। दैट इज़ वो डिफरेंट सिनेरियो कि वो बच्चे चूज़ करते हैं। बट जिनका बच्चों का अगर सिर्फ मेनली स्टडी फोकस है तो उनको प्राइवेट कॉलेजेस भी चूज़ कर लेने चाहिए क्योंकि उनमें भी अच्छे ऑप्शंस हैं, अच्छे कोर्स सिलेक्शंस मिल जाते हैं। जैसे जो उनकी प्रोफाइल के रिलेटेड होते हैं, जैसे डिप्लोमा इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर वाले कोर्स हो गए, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट वाले कोर्सेज हैं, एंड इवन काफ़ी आईटी के रिलेटेड कोर्सेज भी होते हैं जो आईटी सॉल्यूशन से रिलेटेड भी होते हैं। तो इसमें सारी प्रोफाइल वो आ जाती हैं जो सरकारी में पहले ट्राई करते हैं बट कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। अच्छा, प्राइवेट कॉलेज कौन से अच्छे होते हैं? अगर सरकारी नहीं मिल रहा किसी को, मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने प्राइवेट में ही जाना है, तो कौन से प्राइवेट कॉलेज चुने? इसमें देखो अच्छे बुरे की डेफिनेशन ऐसा तो है नहीं है कि हम एक अच्छा बुरा कॉलेज को आइडेंटिफाई करें कि कौन सा कॉलेज अच्छा है कौन सा बुरा है। हालांकि देखो अगर जब हम उनकी ऑनलाइन वेबसाइट रिसर्च करते हैं, उनकी वेबसाइट्स पे कंटेंट्स देखते हैं कि वो उस कोर्स में क्या क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, मेनली होता है स्टडी, तो वो स्टडी में एक्चुअल में क्या कंटेंट क्लियर करवा रहे हैं उस कोर्स में। तो इसमें अच्छे बुरे की डेफिनेशन हम ऐसे नहीं कह सकते कि एक सरकारी कॉलेज है तो उसमें अच्छे से पढ़ाएंगे, प्राइवेट में होगा तो उसमें अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि देखो एक डिफरेंट लेवल पे स्टडी अगर आप करने जा रहे हो और आपका कोर्स जो आपने चूज़ किया है, अगर आप उसके कंटेंट्स पढ़ रहे हो तो ऑब्वियस है कि वो आपको अच्छी स्टडी ही देंगे। इस पर अच्छे बुरे वाला कोई डेफिनेशन ही नहीं है, वो हमारी एक मेंटालिटी है कि हम सिर्फ सरकारी ही चूज़ करते हैं।
क्योंकि हमारे पास ऑप्शन सिर्फ पहले वही बनता है। बट इसमें ऑप्शन अगर हम चूज़ करें, जैसे प्राइवेट कॉलेजेस हो गए, तो आप उसमें देख सकते हो कि रोलिंग इनटेक्स भी होते हैं, जैसे मार्च इनटेक, मई इनटेक, ये रोलिंग इनटेक्स चलते हैं, तो वो इजीली एडमिशन भी उनमें मिल जाता है। अच्छा, ये रोलिंग इनटेक्स जिनकी आप बात कर रहे हो, ये कनाडा में रेगुलर बेसिस पे आते रहते हैं? या प्राइवेट कॉलेजेस में देखो ऑप्शन आपको मिल जाता है रोलिंग इनटेक का, इनमें कोई इशू नहीं आता। क्योंकि जैसे अभी हम बात करें कनाडा में, जैसे हम 3 इनटेक्स चलते हैं, जनवरी हो गया, मई हो गया, सितंबर हो गया। बट प्राइवेट कॉलेजेस में रोलिंग इनटेक्स होते हैं, जो आपको शायद नेक्स्ट 2 मंथ्स बाद भी मिल सकता है, क्योंकि उनके बैचेस जैसे शुरू होते हैं, एक बैचेस में कितने स्टूडेंट्स को अलाउ करना है, उन्होंने एडमिशन देना 40, 30, 50, और कितने स्टूडेंट्स उनके पास आएंगे। क्योंकि सपोज करो आप 100 फाइलें लगा रहे हो, 100 में से ऐसा भी हो सकता है कि 80 के वीज़ा या 20 रिजेक्शन आए, तो वो सीट्स भी अवेलेबल हो जाती हैं आपके पास। तो इसलिए वो रोलिंग इनटेक ऑप्शंस रखते हैं उसमें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, प्राइवेट कॉलेज में अगर एडमिशन लेनी है स्टूडेंट्स ने, तो एक्सपेंस खर्चा क्या सरकारी जितना ही है या उसमें कुछ बेनिफिट है स्टूडेंट को? एक्सपेंसेस जो होते हैं वो यस ऑब्वियस थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अगर आप एक सरकारी कॉलेज में फ़ीस पे कर रहे हो तो वो 17-18 हज़ार मतलब कैनेडियन डॉलर भी हो सकती है, 16,000 मिनिमम से भी शुरू हो सकती है, और वो 21-22 तक भी चली जाती है यूनिवर्सिटी केसेस में। बट प्राइवेट कॉलेजेस में जब आप चूज़ करते हो तो आप उसमें अगर एक नॉर्मल बात करो तो 8,000 से लेके 15,000 इसके बीच में उनकी फ़ीस वेरीज करती हैं, जिसका एक बेनिफिट ही मिलता है। हालांकि प्राइवेट में कुछ कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं जिनकी फ़ीस ज़्यादा भी होती है, तो वो डिपेंड करता है कि कौन से कोर्स पे आप जा रहे हो, क्योंकि कुछ कोर्स ऐसे होते हैं जिनकी फ़ीस ही कम होती है और ड्यूरेशन भी मैंडेट होती है। जैसे आप ड्यूरेशन अगर चेक कर लो, कुछ 2 ईयर्स के कोर्सेज होंगे, कुछ 8 वीक्स के कोर्सेज भी होते हैं, जिनमें आप देखते हो कि कितने उसमें आता है, लाइक 42 वीक्स के भी आते हैं, 36 वीक्स के भी आते हैं कोर्सेज, एंड देन फिर 48 ऐसे पूरा कंप्लीट, जिसमें ईयर भी कंप्लीट नहीं होता, उससे कम के भी कोर्सेज होते हैं। तो वो फीस उसके अकॉर्डिंग वेरी करती है कि उसमें फ़ीस कितनी आती है। अच्छा, प्राइवेट कॉलेज में अगर हम इंडियन स्टूडेंट्स की बात करें, तो इंडिया से कैसे स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेजेस में जाते हैं? इसमें अगर इंडिया से अगर कोई प्राइवेट कॉलेजेस में जाते हैं, तो जैसे कि जो बच्चा एलिजिबल था बट समवेयर कहीं सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाया, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एप्लीकेशंस, एक नंबर एप्लीकेशन का ज़्यादा चला जाता है। जैसे कि एक कॉलेज में अगर आप सपोज करो 20,000 एप्लीकेशन जा चुकी हैं, जिसमें से उन्होंने सिर्फ 1000 बच्चा ही सिलेक्ट करना है, तो ऐसे में वो बच्चा पीछे बच जाता है, जिसके रिमेनिंग मतलब 19,000 या समवेयर की 15,000 जितना भी बच्चा होगा वो बचा हुआ, वो ट्राई कर सकता है अपना प्राइवेट कॉलेज में ऑप्शन चूज़ करे और उसमें एडमिशन ले ले, क्योंकि ये बच्चों के लिए ज़्यादा बेटर हो जाता है कि इस पे प्रोफाइल, अब चाहे आप अच्छी कह लो या बुरी कह लो, क्योंकि वो एकेडमिकली उसमें फॉल नहीं कर पाया, क्योंकि एकेडमिकली अगर वो फॉल करता तो दैट नॉट कम्स लाइक कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नहीं है। एक उसकी पूरी प्रोफाइल चेक होती है, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट चेक होती है, जिसमें आपका IELTS स्कोर और परसेंटेज आती है। अब जो बच्चा अच्छा परसेंटेज वाला है, अच्छा IELTS स्कोर वाला है, वो एडमिशन ले लेगा, बट जो बच्चा थोड़ा सा उससे एक कम वाला भी होगा उसको एडमिशन नहीं मिलेगी, क्योंकि उनकी ऑलरेडी सीट फुल हो चुकी होगी। तो ऐसे में बच्चे को फिर दूसरी तरफ ऑप्शन देखना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, उसका टाइम वेस्ट नहीं होएगा और वो जिस इनटेक में जाना चाहता है वो उस इनटेक में ईजिली जा सकता है वहाँ पे। अच्छा, जैसे हम बात करें प्राइवेट कॉलेजेस की, 10+2 के बाद कितने जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं वो कितनी ड्यूरेशन के कोर्सेज प्राइवेट कॉलेजेस में भी मिल जाते हैं? ड्यूरेशन इसमें अभी जैसे मैंने पहले आपको बताया कि लाइक वीक्स के ऊपर डिपेंड करता है, उस पर जैसे 30 वीक्स, 36 वीक्स, 40 वीक्स और 1 ईयर मिनिमम कोर्सेज या 2 ईयर कोर्सेज भी होते हैं, 3 ईयर्स कोर्सेज भी होते हैं। बट वो अगेन डिपेंड करता है कि वो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है या फिर पोस्ट सेकेंडरी कोर्स है। जैसे पोस्ट सेकेंडरी और पोस्ट ग्रेजुएट में अगर आप डिफरेंस की बात करो तो पोस्ट ग्रेजुएट में 8 मंथ्स भी आ जाता है और 1 ईयर भी आ जाता है कोर्सेज में, जो पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं। एंड उसमें 2 ईयर्स के कोर्सेज भी होते हैं, वो कुछ कॉलेजेस ऑप्शन ऐसे प्रोवाइड कराते हैं। और जो आपके पोस्ट सेकेंडरी कोर्सेज होते हैं, जैसे कि पोस्ट सेकेंडरी में अगर आप देखो तो 2 ईयर्स का डिप्लोमा हो गया और उसमें एडवांस डिप्लोमा भी मिल जाते हैं आपको 3 ईयर्स के। तो ये कोर्स ड्यूरेशन आपका बिल्कुल सेम चलता है जैसे कि आपका एक सरकारी या पब्लिक कॉलेज में चलता है, तो इट्स अ सेम, जैसे कि बिल्कुल डिफरेंस अगर आप इसमें देखोगे तो वो ड्यूरेशन ऑलमोस्ट सेम रहती है। बट प्राइवेट कॉलेजेस कुछ ऑप्शन ऐसे भी दे देते हैं जो बिलो लेस देन 6 मंथ भी हों, और जैसे कि वो गवर्नमेंट में भी मिल जाते हैं, बट हाँ कहीं ना कहीं उनमें वीज़ा चांसेस थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि उससे एक जेन्युइनिटी नहीं दिखती बच्चे की कि वो पढ़ना चाहता है या नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि मेन बच्चा जो यहाँ से इंडिया से जाता है उसका फोकस स्टडी ही होना चाहिए। अच्छा, फोकस तो स्टडी होना चाहिए। तो अगर प्राइवेट कॉलेज में हमारे स्टूडेंट ज़्यादा अप्लाई करते हैं, जो भी करते हैं, क्या सक्सेस रेट अच्छा मिलता है प्राइवेट कॉलेज में?
सक्सेस रेट, नो डाउट सक्सेस रेट देखो, अगर एक आपको वीज़ा ऑफिसर वीज़ा दे रहा है, सक्सेस रेट उसकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। अगर आप एसडीएस फाइल करो या नॉन एसडीएस फाइल है, अगर आप एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जैसे 6 ईच हैं, 1 ईयर की फ़ीस पे कर रहे हो, जीआईसी पे कर रहे हो, अगर आप सेम प्रोटोकॉल अपने प्राइवेट कॉलेजेस में भी फॉलो करोगे तो ऑब्वियस है आपका वीज़ा निकलेगा, क्योंकि एक वीज़ा ऑफिसर एक बच्चे की एलिजिबिलिटी उसी के अकॉर्डिंग चेक करता है जितनी उनकी कंडीशंस होती हैं एज़ पर द चेकलिस्ट ऑफ द कैनेडियन इमिग्रेशन फॉर द स्टूडेंट वीज़ा। तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, और ये सब चीज़ें देखने के बाद ही बच्चे को आगे गो थ्रू करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। सो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे साथ प्राइवेट कॉलेजेस से जुड़े हुए डिस्कशन में हैं। हितेश चन्ना जी हमारे साथ हैं। हितेश जी, प्राइवेट कॉलेज में जैसे स्टूडेंट चला गया, उसने अपना कोर्स कर लिया, मान लीजिए 1 साल का कोर्स है, उसने कर लिया, उसके बाद क्या उसको वापस इंडिया ही आना पड़ेगा या वो किसी और कोर्स में एडमिशन ले सकता है? ये क्वेश्चन जो है आपका बिल्कुल जैसे जेन्युइन है, क्योंकि बच्चे भी हमसे आके यही पूछते हैं कि सर अगर मैं प्राइवेट में जाऊंगा तो क्या मेरे पास ऑप्शन है आगे या नहीं है। हाँ, बट अगर देखो आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेशन चाहते हो, आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, हमारे इंडिया में भी मैं बात करूँ, बच्चा एक 12th करता है, फिर ग्रेजुएशन करता है, फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, देन उसके बाद पीएचडी भी करता है। वो इंसान की भूख है या एक बच्चे की भूख है कि मेरे को सिर्फ स्टडी करनी है और मेरा फोकस स्टडी है। ऐसे में अगर एक इंडियन बच्चा प्राइवेट कॉलेज में जा रहा है और वहाँ पे वो स्टडी कर रहा है, अगर उसको लगता है कि यस उसको आगे स्टडी करनी चाहिए तो देन डेफिनेटली उसको आगे स्टडी करनी चाहिए। बट वो चीज़ें उसको उस वीज़ा ड्यूरेशन के टाइम पीरियड में ध्यान रखना है कि उसका जब वीज़ा जिस टाइम ड्यूरेशन का है वो उसी के बीच में वो कंडीशंस मेट करके अप्लाई करे। ऐसा ना हो कि वीज़ा एक्सपायर हो जाए फिर वो उसके बाद अप्लाई करे, क्योंकि वो कंडीशंस के अकॉर्डिंग फिर एलिजिबिलिटी मैच नहीं करती बच्चे की, जिसकी वजह से उसको एडमिशन लेने में भी प्रॉब्लम आती है। तो उसको ये प्लान अपने सारे स्टडी के दौरान ही करने चाहिए कि हाँ, अगर उसका फोकस जैसे आज उसने एक छोटा सा डिप्लोमा किया 1 ईयर का या 2 ईयर का, हालांकि उसको लगता है कि इससे नेक्स्ट लेवल भी कुछ है, तो ऑब्वियस है उसको उस चीज़ के लिए जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आमतौर पे हमारे स्टूडेंट चले जाते हैं नेक्स्ट लेवल्स पे। हाँ, और ये इसमें कोई इशू नहीं आता। इसमें इशू तब आता है जब बच्चा वहाँ पे अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं करता या फिर उनके बैकलॉग्स हो जाते हैं, वो टाइमली अपने लाइक क्लासेस अटेंड नहीं करते वहाँ पे, जो उनका एक रेशियो होता है कि आपको इतने % यहाँ पे क्लास अटेंड करनी पड़ेगी एंड आपको अपने लेक्चर्स, आपको अपनी असेसमेंट्स एंड असाइनमेंट्स सब कुछ सबमिट करनी पड़ेंगी। जब बच्चा ये चीज़ सारा अपना टाइमली करेगा तो ऑब्वियस उसको इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। बट हाँ, अगर बच्चा इन चीज़ों में अनगेली दिखा देगा और वो करेगा ही नहीं, कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट रहेगा, तो आगे उसको प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा हितेश जी, आपका एक्सपीरियंस क्या है? प्राइवेट कॉलेजेस के लिए हमारे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो सिर्फ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उनको सक्सेस मिलती है? और इसमें ज़रूर सक्सेस मिलती है, और मेरा ओपिनियन अगर मैं आपको इसमें बताऊं तो इसमें मेरे लिए सबसे बड़ी एक, जब मैं काउंसलिंग देता हूं तो मेरे पास एक बच्चा आता है कि सर मुझे इस कॉलेज में जाना है, और जब हम उसकी असेसमेंट करते हैं, हम चेक करते हैं कि क्या पोर्टल पे हम जाके कॉलेज एडमिशन्स चेक करते हैं कि क्या इसका कोर्स उसमें ओपन है या नहीं। अभी जब कोर्स ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता तो ऐसे में हमें बच्चे को बोलना पड़ता है कि बेटा तेरे को इसमें नहीं, तेरे को प्लीज़ कोई और ऑप्शन ले ले, क्योंकि उससे क्या होगा, तेरा इनटेक मिस नहीं होएगा। हाँ, पर जो तू पढ़ना चाहता है उसी लेवल की एजुकेशन होएगी, क्योंकि उसमें आपके कोर्स कंटेंट्स चेक किए जाते हैं कि आप उस कॉलेज में अगर प्राइवेट में भी जा रहे हो तो उसमें कोर्स कंटेंट्स उस कोर्स के सेम है या नहीं। तो उसके अकॉर्डिंग ये बच्चे को ऑप्शंस चूज़ करने चाहिए, और हमें ड्यूरिंग दैट काउंसलिंग ही पता चल जाता है कि हाँ, दोनों में अगर ऑप्शन है तो प्लीज़ बच्चे को इसी के लिए बोला जाए, क्योंकि बच्चा भी कहीं ना कहीं एक पॉइंट समझता है कि उसका स्टडी ही फोकस है। तो ऐसे में बच्चा ईजिली कन्विंस होता है अपने लिए, या आप कह लो, क्योंकि उसमें उसको भी पता है कि उसी का फ़ायदा है उसमें। अदरवाइज उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा और गैप बढ़ जाएगा प्रोफाइल में, जिसकी वजह से वीज़ा चांसेस भी कम हो सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच हितेश जी, बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर हुई है। जो बच्चे सिर्फ पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं और इंडिया के किसी भी हिस्से में आप बैठे हैं, आप स्क्रीन पे नंबर है, आप हितेश चाना से बात कीजिए, फ्रंटियरा इमिग्रेशन की पूरी टीम से बात कीजिए। आप ऑनलाइन भी फाइल चलाते हैं सर? अगर कोई आपसे जानकारी लेना चाहे, सलाह लेना चाहे, ऑनलाइन फाइल में हेल्प करते हैं? या हम ऑनलाइन फाइल में भी हेल्प करते हैं। वो डिपेंड करता है कि बच्चे को किस टाइप की हेल्प चाहिए। अगर उसे सिर्फ फाइलिंग करवानी है, या आगे उसको लॉज मतलब फाइल लगाने में प्रॉब्लम आ रही है, या वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट किसी कॉलेज के साथ कनेक्टेड है बट उसको अपना ऑफर लेटर नहीं निकाल पा रहा बच्चा, या कुछ भी वो फीस भी पे करना चाहता है, तो वो हमारे साथ टाई अप मतलब
कह सकते हैं हमारे पास आ सकता है, तो हम डायरेक्ट कॉलेज से फिर बात करके ऐसे में बच्चे की ऑनलाइन भी हेल्प कर देते हैं। ये डिपेंड करता है केस टू केस कि बच्चा किस स्टेज पे उस केस को पहुंचा चुका है अपना, या कहीं किसी एजेंट से धोखा खाया होता है कि इतना दे दिया उसने मुझे और इतना पेंडिंग है, अब आप ही मेरी हेल्प कर दो इसमें। तो ऐसे में हम बच्चों की हेल्प ज़रूर करते हैं। अच्छा, ऑफर लेटर मई और सितंबर के लिए मिल जाएंगे? ज़रूर मिलेंगे, मई और सितंबर के लिए ऑप्शंस हैं, अभी आप कर सकते हो अप्लाई। जैसे मैंने बताया पहले स्टार्टिंग में कि पब्लिक कॉलेजेस में ऑप्शंस ऑलरेडी कुछ कम हो चुके हैं। हाँ, सितंबर के लिए भी कुछ ऑप्शंस खुलेंगे भी अभी, जो अभी नहीं खुले हैं। तो वो तो ऐसा है कि जैसे खुलेंगे तो शायद नेक्स्ट डे फुल भी हो जाए, तो उसमें 1 डे या 2 डे का टाइम रहता है। तो वो हमारा उसके ऊपर लाइक एक लाइनअप हमने देखना पड़ता है कि हाँ ये चल रहा है या नहीं चल रहा है इस टाइम पे। तो ऑप्शंस मई सितंबर अवेलेबल है, बच्चा इजीली अप्लाई करे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें, और आके हमसे एक बार कांटेक्ट करें इसमें। चलिए, थैंक यू सो मच हितेश जी, थैंक यू सो मच। वेलकम।